हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी 11th क्लास का, दैट इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। तो क्या पढ़ेंगे हम फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो टॉपिक है आपका, दैट इज़ व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होती है या फिर व्हाट इज़ फिज़िक्स, उसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक एस्टेरॉयड पास हुआ था, अर्थ के बिल्कुल नज़दीक से पास हुआ था। कितना नज़दीक से पास हुआ था अगर आपको आइडिया हो तो वो पास हुआ था लगभग आपका 60 लाख किलोमीटर, 60 लाख किलोमीटर डिस्टेंस से पास हुआ था, ठीक है। और उसका जो डायमीटर था वो कितना था? उसका डायमीटर था आपका 2 किलोमीटर, उसका डायमीटर था, ठीक है। तो क्या उससे कुछ होना था या नहीं होना था? तो क्या मतलब अर्थ को ऐसे एस्टेरॉयड से कोई डेंजर है या नहीं है? तो जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली, तो पहली बात तो इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली, हमें कैसे पता चलता है कि एस्टेरॉयड आ रहा है? तो यहाँ भी क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत लंबे टाइम की क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो वही किसका काम है? सब कुछ साइंस का काम है, ठीक है, मतलब फिजिक्स का काम है वो सब कुछ। तो नासा के लोगों ने, नासा के साइंटिस्ट ने ये बता दिया था कि भाई इस एस्टेरॉयड से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या इन फ्यूचर कोई एस्टेरॉयड से अपनी अर्थ को कोई खतरा हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल होने को तो हो सकता है। अब यही जो एस्टेरॉयड अभी आपका गुजरा था अप्रैल के अंदर, तो अप्रैल के एंड में गुजरा था ये, तो ये एस्टेरॉयड दोबारा लौट के आएगा। अब ये देखिए, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ये तक लोगों ने पता कर रखा है कि ये एस्टेरॉयड आया था, इतनी डिस्टेंस से पास हुआ था, इसका डायमीटर इतना था, और ये लौट के भी आएगा। और ये लौट के कब आएगा? ये लौट के आएगा 2089 में, ये फिर से लौट के आएगा। और लेकिन अगली बार जब ये लौट के आएगा तो अर्थ के और नज़दीक से ये गुजरेगा। तो और नज़दीक से कितना नज़दीक से गुजरेगा? तो ये और ज़्यादा गुजरेगा, मतलब ये इससे समथिंग 25% और कम टाइम डिस्टेंस से ये पास से गुजरेगा, मतलब कुछ और ज़्यादा पास से गुजरेगा। तो इनकी क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है कि ये डेंजर जोन में नहीं था, मतलब इससे अपने अर्थ को कोई खतरा नहीं था। तो खतरा कौन से एस्टेरॉयड से होता है? तो वो भी साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन लगा रखी है अपनी। तो वो कैलकुलेशन क्या है? वो कैलकुलेशन ये है कि पहली बात तो 80 लाख किलोमीटर दूर से पास होना चाहिए किसी भी एस्टेरॉयड को, तो हमें कोई खतरा नहीं होता। दूसरी बात, इसका जो डायमीटर है वो 140 किलोमीटर, कितना? 140 मीटर, सॉरी, कितना? 140 मीटर से डायमीटर कम होगा तो भी हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। 140 से ज़्यादा होगा तो हमें खतरा होगा। और 80 लाख किलोमीटर से अगर कम डिस्टेंस से गुजरता है तो भी हमें क्या होता है? खतरा होता है। लेकिन इससे कोई हमें खतरा नहीं था। थोड़ा सा डेंजर आपको लग रहा है डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं था। लेकिन जब ये वापस आएगा तो इससे खतरा हो सकता है, ठीक है। अब क्या कोई एस्टेरॉयड अगर अर्थ पे आ रहा हो और हमें मान लो खतरा हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसका भी उपाय नासा के लोगों ने सोच रखा है। क्या सोच रखा है? बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। पहली बात तो इसके उन्होंने कितने सोच रखे? 3 चीज़ें सोच रखे, 3 मेथड होते हैं। अगर कोई एस्टेरॉयड आके अर्थ पर टकराने की कोशिश करता है तो उससे कैसे बचा जाए। तो पहला मेथड तो ये है कि एक हाई क्वालिटी की, बहुत ही खतरनाक तरीके की लेज़र बनाई जाए, और उस लेज़र पे काम भी चल रहा है अभी। और उस लेज़र से क्या किया जाएगा कि उस एस्टेरॉयड को स्पेस में ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये है। दूसरी बात क्या है कि एक स्पेस क्राफ्ट बनाया जाएगा बहुत बड़े साइज़ का। उस स्पेस क्राफ्ट क्या करेगा? उससे जाके कोलाइड करेगा, उससे जाके भिड़ेगा। उससे भिड़ने से क्या होगा? कोलिजन होगा। और कोलिजन से क्या होगा? उसका रास्ता जो है वो क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। और तीसरा भी क्या जो मेथड है वो भी क्या है? स्पेस क्राफ्ट का ही है कि स्पेस क्राफ्ट को हम वहाँ लेके जाएंगे, बहुत बड़े स्पेस क्राफ्ट को भेजेंगे। तो स्पेस क्राफ्ट का कुछ मास होगा, उसके मास की वजह से, एस्टेरॉयड के मास की वजह से और स्पेस क्राफ्ट के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन की वजह से हम स्पेस क्राफ्ट को जिधर चलाएंगे तो उधर ही वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करता हुआ ले जाएगा। तो उससे मतलब उसका या तो उसका क्या कर दो, पाथ चेंज कर दो, कोलिजन से या फिर ग्रेविटी से, या फिर उसको लेजर से क्या कर दो? ख़त्म कर दो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी, पहली बात हमें पता चल जाता है डेटा का, और दूसरी बात उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? तो इन सारी चीज़ों में एक सिस्टमेटिक क्या होती है? एक स्टडी होती है, एक ऑब्जर्वेशन होती है, बहुत लंबे टाइम की ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। तो यही होती है अपनी साइंस। एक सिस्टमेटिक वे में हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद में हम कुछ थ्योरीज लिखते हैं, थ्योरीज के बाद में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उनसे क्या करते हैं? हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है।
तो क्या होती है साइंस भाई? सो इट इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। मतलब एक ऐसी स्टडी होती है, इतनी डेप्थ में, हम जितनी डेप्थ में करना चाहें उतनी डेप्थ में स्टडी करना चाहते हैं उतनी करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, जो नेचुरल फिनोमेना है हम उनको प्रेडिक्ट कर सकें, हम उनको कंट्रोल कर सकें, और हो सके तो उनको क्या कर दें, थोड़ा मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेडिक्ट का मतलब तो आप समझ गए कि हमें पहले पता चल गया था कि भाई एस्टेरॉयड आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मॉडिफाई का भी मतलब समझ गए और कंट्रोल का मतलब भी समझ गए। ठीक है, आज के टाइम में नासा ने ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि इन एस्टेरॉयड से क्या होता है, खतरा होता है अर्थ को, तो ऐसे लगभग 80,000 एस्टेरॉयड्स को नासा ने आइडेंटिफाई कर रखा है। कितने? 80,000 को आइडेंटिफाई कर रखा है, उनके पर्टिकुलर नेम हैं। ठीक है, और भी उनकी क्या हो रही है, पहचान हो रही है। बहुत सारे एस्टेरॉयड ऐसे भी हैं जिनका अभी तक पता नहीं चला है, उनसे हो सकता है अपने को कभी इन फ्यूचर खतरा हो, तो उनको भी सर्च किया जा रहा है। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? तो सेम चीज़ है यहाँ पर भी। फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। तो नेचर के जो बेसिक लॉज होते हैं उन्हीं की स्टडी क्या होती है, आपकी फिजिक्स होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेसिक आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट इज़ फिजिक्स। अब बात करते हैं हम टॉपिक से। जो फर्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज़ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि इन क्लास, ड्यूरिंग क्लास अगर मैं लिखूं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अपना टॉपिक क्या है? अब अपना टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो देर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेम आपको दिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अब एक एक करके इन फोर्सेस को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। 2 मासेस होते हैं, कोई भी 2 मासेस, उनके बीच में क्या होता है, एक तरह का अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो पहली बात, इसकी कौन प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, हर एक फोर्स की हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए, हाउ मैनी फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर इन नेचर। सो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and 2 are strong and weak nuclear forces. So फर्स्ट की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले हमने लिखा सेंट्रल फोर्स। दिस इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स, these are not central forces. क्या होते हैं सेंट्रल फोर्स? तो सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हो। एक ही लाइन के अलोंग का मतलब ये हुआ कि हमने देखा था अगर मास m1 यहाँ पर है, m2 यहाँ पर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो m1 पे इधर m2 पे इधर और m1 पे इधर लगता है। ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो एक ही लाइन के अलोंग होते हैं। तो ऐसे फोर्सेस जो एक ही लाइन के अलोंग हो उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी क्या है, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला चार्ज वाला फोर्स है ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, jैसे आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने तो नहीं देखा, 12th क्लास के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, चार्जेस पे भी फोर्स लगता है, वो भी वैसा ही कुछ होता है, एक ही लाइन के अलोंग होता है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप 12th क्लास के अंदर फिर से यही चीज़ पढ़ने वाले हो। फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r², किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जिसका फॉर्मूला है K(Q1Q2)/r²। Here G is constant, here K is constant. M1 M2 are masses, here Q1 Q2 are charges. R is the distance between both the masses and here R is the distance between both the charges. ठीक है, अब क्या डिफरेंस है, सेंट्रल फोर्स, यहाँ पर फॉर्मूला तो चलो ठीक है अलग अलग आ गया। डू नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन 2 मासेस। मतलब ये कि अगर ये मार्कर का मास कुछ है, इसका मास कुछ है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। अभी इनके बीच में जो मीडियम है वो क्या है, एयर है। अगर मैं इसके मीडियम कुछ और रख दूं, मान लो यहाँ पे मैं कुछ और रख दूं, कोई दूसरा मीडियम चेंज कर दूं, वाटर रख दूं, कुछ मीडियम रख दूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका है, इस पर क्या होता है, फ़र्क पड़ता है मीडियम का, कि कौन सा मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरी बात, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर,
ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है आपका, अट्रैक्टिव ही होता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार्जेस होते हैं आपके पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल like charges repel each other while unlike charges attract each other। तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन भी पॉसिबल है और रिपल्शन भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है। बट ये वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है इन नेचर। अब देखिए लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये भी क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी जो रेंज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कितनी, इनफाइनाइट होती है। आप लोगों ने देखा होगा अर्थ और सन के बीच में भी क्या लग रहा है, एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। पूरे यूनिवर्स में भी क्या लग रहा है, एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। सिमिलरली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। उन दोनों की रेंज क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरा, ये क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। इन चारों में हम क्या करेंगे, जैसे ये अपन समझते हैं उसके बाद में एक ऑर्डर लिखेंगे इनकी स्ट्रेंथ का और एक इनकी रेंज का। तो ये वाला फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है। सबसे वीक फोर्स ही नेचर के अंदर कौन सा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो इससे क्या थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स होता है, ठीक है। तो ये आपका वीकेस्ट है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग रेंज बात हो गई। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स है ये फोर्स किस तरह का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो बात होती है वो आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ होती है, तो वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है, दिस टू फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। उसके बाद में इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ओबेज है भाई, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब यही है, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेंट्रल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दो तो ये हो गए, दो यहाँ बात करते हैं। पहली बात, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। तो ये जो फोर्स है वो क्या है, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल कैसा था आपका, वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल कैसा था, वीकेस्ट, और ये कैसा है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। उसके बाद में बात करते हैं, ये क्या है आपका, शॉर्ट रेंज का होता है। इसकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर की इसकी रेंज होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है आपका, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो इसी रेंज की होती है, 10⁻⁻15 मीटर की। तो ये फोर्स हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। किस पे लगता है ये फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के अंदर, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उनको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो फोर्स है वो किस किस के बीच में लगता है। पहली बात, ये फोर्स ना तो मास की वजह से लगता है ना किसी चार्ज की वजह से लगता है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये फोर्स किस किस के बीच में लगता है, ये लग सकता है आपका बिटवीन 2 न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड बिटवीन 1 and 2 प्रोटॉन्स। लेकिन तीनों फोर्सेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। चाहे 2 न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा हो, चाहे 2 प्रोटॉन्स के बीच में लग रहा हो, चाहे 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन के बीच में लग रहा हो, ये क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये कैसे रहेंगे अंदर, तो भग जाने चाहिए, नहीं रहने चाहिए एक साथ। तो इन्हीं को बाइंड करने के लिए कौन आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर। जो इस पॉजिटिव चार्ज का जो रिपल्शन है, रिपल्शन किसकी वजह से होता है, इस फोर्स की वजह से होता है।
तो इस फोर्स से रिपल्शन ना हो तब कौन आता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो रेंज होती है वो न्यूक्लियस के अंदर तक ही होती है, न्यूक्लियस के बाहर इसकी रेंज नहीं होती। इसका मतलब ये कि कोई भी न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज बस यहाँ तक होती है, इसकी औकात यहीं तक है, इसके बाहर इसकी कोई औकात नहीं है। तो शॉर्ट रेंज का हो गया, रेंज कितनी, न्यूक्लियस के रेडियस के जितनी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज की वजह से कोई लेना देना नहीं है इसका। और ये हमने बात कर ली, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लगता। एग्जिस्ट ओनली इन न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस के अंदर तक ही इसकी क्या होती है, पहुंच होती है, बाहर ये किसी काम का नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो सेम चीज़ है, ये भी नॉन सेंट्रल फोर्स है, एग्जिस्ट इन बीटा डीके। अब बीटा डीके क्या होता है, तो इतनी बात तो याद कर लो, ये बीटा डीके के अंदर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और बीटा डीके हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, क्या होता है अगर आपको समझना ही है तो बीटा डीके मतलब ये होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर नहीं होता। छोटे एटॉमिक नंबर के लिए शायद आपको ये इक्वल मिल जाएंगे, लेकिन जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है, तो न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके न्यूट्रॉन आपके ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपका जो एटम है वो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है। तो उस कंडीशन में आपका जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। और जैसे ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज है। तो अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस तरफ क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और साथ में एमिट होता है, जो इस चार्ज को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जो किसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, जिस कंजर्वेशन की बात हम इसके बाद में करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एमिट होता है कब, जब आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा हो जाएं, स्टेबिलिटी से जो स्टेबिलिटी के लिए जितने चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाएं, तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन में। साथ में क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, दिस डीके ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा डीके। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो काम में आता है, कौन सा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब बात करते हैं, इसकी रेंज भी क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन इससे भी शॉर्ट होती है, इससे भी शॉर्ट होती है। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट रेंज। कितनी रेंज होती है, 10⁻⁻18 मीटर। यहाँ पर कितना था, 15, यहाँ पर कितना है, 18 है। उसके बाद चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये भी आपका चार्ज इंडिपेंडेंट था। और बस इतनी सी बात है। तो ये चारों आपके फोर्सेज हो गए। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग है आपका न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम वीक है लेकिन है तो न्यूक्लियर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका ये सेकंड नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर पे आता है ये, और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, ये आता है। आप इनको ऑर्डर में अरेंज कर लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है आपका ये वाला, सेकंड नंबर पे आपका ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा, और फोर्थ नंबर पे ये आएगा। इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, दोनों की इनफाइनाइट होती है, और इनकी रेंज क्या होती है, कम होती है। इन दोनों में किसकी रेंज ज़्यादा होती है, तो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि 10⁻⁻15 है, वहाँ पर -18 है, तो उसकी क्या होती है, सबसे कम रेंज होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज की। तो कुछ कंजर्वेशन होते हैं, कंजर्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एक स्टेटमेंट भी आप लोगों को याद होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कंजर्वेशन किस किस पे लागू होता है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। आपका C4 होता है आपका चार्ज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर पढ़ोगे, क्योंकि चार्ज का कंसेप्ट है आपका 12th क्लास के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ भी एक कंसेप्ट होता है नेट चार्ज का, टोटल चार्ज का, कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कंजर्व्ड। तो एक तो होता है चार्ज का, एक मास का होता है। मास मतलब टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड एट टोटल मास, इट कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरी बात आती है एनर्जी की, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा
total energy of a system can an isolated system can neither be created nor be destroyed but it can be transferred from one form to another. दूसरा होता है आपका ये होगा आपका लीनियर मोमेंटम और ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे. एनर्जी और मास भी हम 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे और चार्ज का कंजर्वेशन है वो हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर कंजर्व्ड होती हैं. ठीक है, तो टोटल चार्ज, टोटल मास, टोटल एनर्जी, टोटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल लीनियर मोमेंटम आर कंजर्व्ड. ठीक है, तो बेसिकली आपको इनका पता होना चाहिए, इनके कंजर्वेशन का क्या होता है. कंजर्वेशन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जब ये हम पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे आगे. उसके बाद में है टू मैन थ्रस्ट या टू मैन प्रिंसिपल इन फिजिक्स की बात करेंगे. मैन क्या चीज़ होती है फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स मतलब जो फिजिसिस्ट होते हैं, जो लॉज बनाते हैं, जो थ्योरीज लिखते हैं, उनका मेन गोल क्या होता है. तो मेन गोल उनका यही होता है, दो गोल होते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं यूनिफिकेशन. एज द नेम सजेस्ट, यूनिफिकेशन मतलब यूनाइट करना, यूनिफिकेशन करना, चीज़ों को मिलाना. मतलब ये होता है टू एक्सप्लेन मोर फिनोमेना यूजिंग अ फ्यू लॉज एंड कंसेप्ट्स. इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम करते हैं कि भाई बहुत सारे फिनोमेना को हम एक ही लॉ या बहुत सारे कम से कम कंसेप्ट में उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं, उनको हम समझते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल में आप लोगों ने सुना होगा कि एक वायर है, एक वायर में अगर हम पोटेंशियल लगा दें तो उसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा. तो 10th क्लास के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं. वहाँ पर क्या होता है कि यही जो वायर है उसके आसपास क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होता है. इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम किससे लिंक करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम लिंक करते हैं. ठीक है, और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि अगर किसी मैग्नेट को अगर रोटेट कराया जाए, या फिर किसी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसमें से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम चेंज करें, तो उसमें हमने देखा था, फेराडे ने जो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि करंट इंड्यूस होता है. इसका मतलब यहाँ करंट से क्या जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या जनरेट करा है, करंट. मतलब दो चीज़ों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. ऐसे बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैक्सवेल की इक्वेशंस आती हैं 12th क्लास के अंदर. मतलब कई चीज़ों को हम कंबाइन कर देते हैं, एक ही कंसेप्ट से, बहुत कम कंसेप्ट से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं. या फिर देखते हैं कि जो प्लानिटरी मोशन है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, बहुत सारे सैटेलाइट हम भेजते हैं यहाँ से, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. तो इन सबको हम कैसे एक ही चीज़ से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इनका टाइम पीरियड कितना होगा, इनकी क्या डिस्टेंस है. ठीक है, तो या फिर जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसका एस्टेरॉयड का, तो ये सब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन से. तो ग्रेविटेशन मतलब एक ही लॉ है, लेकिन उससे हम बहुत सारे फिनोमेना को क्या कर देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. तो बहुत कम लॉज के अंदर सब ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमेना को समझना या एक्सप्लेन करना क्या होता है, यूनिफिकेशन होता है. ठीक है, मतलब कई चीज़ों को समझने के लिए कई रूल्स हैं, हम क्या करते हैं उनको कंबाइन करके एक ही रूल बनाने की कोशिश करते हैं, या बहुत कम रूल बनाने की कोशिश करते हैं, हम यूनाइट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिफिकेशन. अब देखते हैं रिडक्शन क्या होता है. तो रिडक्शन थोड़ा सा इसका क्या है, अपोजिट है, थोड़ा सा अपोजिट आप कह सकते हो. रिडक्शन का मतलब ये होता है कि सपोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको समझना है. यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत सारे फिनोमेना को समझ रहे थे कम लॉ के अंदर, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कम फिनोमेना होंगे या एक ही फिनोमेना होगा, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत सारे रूल्स या बहुत सारे कंसेप्ट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की. थर्मोडायनेमिक्स की मतलब किसी कंटेनर में कोई गैस पड़ी हुई है और हमें उस सिस्टम के बारे में कुछ स्टडी करनी है, तो वहाँ पर हमें इसके टेम्परेचर की भी बात करनी होगी. और टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पर किससे होता है, इसकी वेलोसिटी से होता है. वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी से होता है. तो हमें काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, प्रेशर का भी लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर का भी लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट हमें यूज़ करने पड़ते हैं एक ही सिस्टम को समझने के लिए. तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. क्या लिखा है देखिए, रिडक्शन इज़ द डेराइविंग प्रॉपर्टीज़
ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट। मतलब हम उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं और सबको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो मैथमेटिक्स में होता है कि एक तो बहुत बड़ी इक्वेशन है या बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उसको हम एक ही क्वेश्चन है उसको हम एक ही फॉर्मूले से, एक ही मेथड से उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हमें लगाने पड़ते हैं। हमें वहाँ डिफरेंशिएशन भी करना पड़ सकता है, हमें वहाँ इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है, हमें वहाँ ज्योमेट्री भी लगानी पड़ सकती है। तो इस तरह के जो फिनोमिना होते हैं जिनको समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे लॉज हमें यूज़ करने पड़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। और एक ही लॉ या बहुत कम लॉज से हम अगर बहुत सारे फिनोमिना को समझें, दैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन। तो दो मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर फिजिक्स के अंदर, मेन दो टू प्रिंसिपल्स जो होते हैं फिजिक्स के, वो यही होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ फिजिक्स की, है ना। तो मैंने यहाँ पे दो तरह की फिजिक्स यहाँ पे लिखी हैं, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो क्या होती है क्लासिकल फिजिक्स और क्या होती है क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अखबारों में ये चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी जगह इनका डिस्कशन होता है। आपको इनका आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ क्वांटम फिजिक्स एंड व्हाट इज़ अ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स मेनली हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, देखिए मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब एज ए होल, एक फाइनाइट चीज़ों की हम बात करते हैं, बहुत छोटे लेवल पर नहीं, बहुत बड़े लेवल पर अगर हम बात करते हैं वो होता है आपका मैक्रो, और बहुत छोटे लेवल पे हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, माइक्रो होता है, ठीक है। अब देखिए मैक्रो और माइक्रो का कंसेप्ट आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है वहीं भी मैक्रो आता है, इकोनॉमिक्स जो होती है स्टडी, वहाँ भी मैक्रो का कंसेप्ट आता है। तो मैक्रो का कंसेप्ट तो हर जगह आपको मिलेगा। मैक्रो का मतलब बड़े लेवल पे स्टडी करना और माइक्रो का मतलब ज़्यादा डीप के अंदर स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो क्लासिकल में हम मैक्रोस्कोपी करते हैं, स्टडी ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जैसे कोई कार का मोशन हो गया, किसी रोड का हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट मैंने लिखे यहाँ पे, मैकेनिक्स का मतलब यहाँ जो चीज़ें हुई ना वो आपको साफ साफ दिखती हैं भाई। ऐसा होता है मैकेनिक्स के अंदर क्या होगा, जैसे सपोज ये आपके कोई लेंथ है, कोई रोड है कोई, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है फोर्स लगा रहे हैं, ये बेंड हो रही है। तो हर चीज़ आपको दिखती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्जेस हैं, दो चार्जेस आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी स्केल या प्लास्टिक को अगर रब करके कागज़ के टुकड़े उठाते हो तो आपको हर चीज़ें साफ साफ दिखती हैं यहाँ पर। उसके बाद में ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन वाली बात हो गई, लेंसेज वगैरह, है ना, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ऑप्टिक्स के अंदर आती हैं, ये भी आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी हम क्या, इसके अंदर भी वैसे क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स अपने आप में ही मैक्रो और माइक्रो दोनों में डिवाइडेड होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट माइक्रो में होता है, एक माइक्रो में भी होता है, ठीक है। तो जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स को कहाँ रखते हैं, मैक्रोस्कोपिक में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप, ये क्लासिकल फिजिक्स है ना, वो क्वांटम फिजिक्स से पहले की फिजिक्स है। जो सबसे पहले डेवलप हुई तो वो कौन सी फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है। और जो अभी आपके यहाँ वो बनी है वो कौन सी है, क्वांटम फिजिक्स है। इसलिए क्वांटम फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। क्या होती है, ये मॉडर्न फिजिक्स आती है, जिसमें हम माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक लेवल पे स्टडी मतलब न्यूक्लियॉन्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी, या फिर एटम्स की जो एटम लेवल पे स्टडी है उससे छोटे लेवल पे हम स्टडी करते हैं, वो क्या होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी या फिर क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर आपका होता है फिनिश। अब आपको कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, बहुत कम आते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आता है आपका फंडामेंटल फोर्सेस से, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस वाले को आप नोट कीजिए, अच्छे से उसको रिवाइज़ कीजिए, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं या CDS NDA वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वहाँ पर कुछ आपसे पूछा जाता है, साइंटिस्ट के नेम आपसे पूछे जाते हैं, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बुक के अंदर मिलेगी एक लिस्ट, ठीक है, एक टेबल बनी हुई है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, वो कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसकी आपको एक टेबल मिलेगी, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लेना और पूरी बुक को एक बार रीडिंग आप अपने खुद से भी लगा लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जिसने भी वीडियो पूरा देखा है वो क्या करेगा, उसका काम ये है कि NCERT के अंदर जो लिस्ट दे रखी है चैप्टर के अंदर, उसमें कौन कौन से इंडियन साइंटिस्ट हैं, आपको उन इंडियन साइंटिस्ट के आपको नेम कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू।